नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों की स्टडी विद श्लोक में आपको रीजनिंग की स्पेशल सीरीज मिल रही थी, साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे यूपी की स्पेशल सीरीज, क्योंकि आने वाले लेखपाल एग्जाम की दृष्टि से यूपी का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी हमें पूरा तैयार करना था। तो जो हम लोग बात कर रहे थे यूपी स्पेशल में, तो यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है उसमें है आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पक्षी विहार की अगर हम संख्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 से 11 पक्षी विहार थे। और उन पक्षी विहार में कुछ पक्षी विहार भी ऐसे थे जिनका वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका चेंज कर दिया गया, मतलब ये पक्षी विहार ना होकर के अब वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें जो पक्षी विहार प्रमुख रूप से पढ़ने हैं वो आपके 7 से 8 पक्षी विहार हैं। ये 7 से 8 पक्षी विहार है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो लगभग ये 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो उसमें वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपके प्रमुख रूप से हैं और आपके पक्षी विहार भी। ये 7 से 8 ही आपको पढ़ने हैं जो यूपी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वन्यजीव अभ्यारण्य आपको लगभग 11 पढ़ने हैं। अब अगर टॉपिक की हम बात करते हैं तो टॉपिक में बात करने से पहले, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है प्रमुख पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के प्रमुख पक्षी विहार की। अगर पक्षी विहार की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, फिर वही चीज़ जब मैंने आपसे बताया था कि जब भी आप यूपी पढ़ें तो यूपी की जानकारी उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसका मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, अगर वो आपका मैप से रिलेटेड है तो आप मैप अपने साथ जरूर लेकर के बैठें। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी के पक्षी विहार, पक्षी विहार केंद्रों की अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखिए ये पक्षी विहार है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए वही चीज कि हम यूपी का मैप ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि कौन सा पक्षी विहार हमारा कहाँ पे है और किस लोकेशन में स्थित है। उससे हमारी बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं। यहां दिख रहा है ना सभी लोगों को? ये कुछ इस तरीके से हमारा यूपी का मैप है। तो यूपी की कुछ स्थिति इस तरीके से है और ये हमारा यूपी है। भौगोलिक स्थिति से अगर हम देखें तो आपका सबसे पूर्व में आपका बलिया जिला, और पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और सबसे दक्षिण में आपका सोनभद्र। तो अगर इस दृष्टि से हम बात करते हैं, देखिए अगर हम सबसे पहले अपने पक्षी विहार की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, डिस्कस कर रहे हैं पक्षी विहार पे, तो कुछ इस तरीके से, हालांकि मैप बिल्कुल सेम वैसा नहीं बन पाया है जैसा यूपी का है, बट आपके समझने के हिसाब से बहुत चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा कुछ चेंज, क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा सा 19-20 है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है।
बट अगर हम बात करें, देखिए अगर आप यूपी का मैप देख रहे होंगे, आपके पास यूपी का मैप होगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपका राजधानी क्षेत्र है, जहां पे एक डॉट रखा होगा आपके मैप में, और वो राजधानी क्षेत्र है आपका लखनऊ। लेकिन लखनऊ में हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी पश्चिमी विहार नहीं है। अब अगर हम उससे बात करते हैं, तो उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो लखनऊ से जस्ट नीचे देखिएगा आप लोगों को उन्नाव मिलेगा। यहाँ पे आपका उन्नाव है। और अगर हम उन्नाव की बात करें, तो उन्नाव में जगह है एक नवाबगंज, नवाबगंज में है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी विहार। तो ये चीज परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीजें। अब अगर इनकी बात करें, तो ये है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पश्चिमी विहार कौन सा था, सबसे पुराना की अगर हम बात करें, तो वो है आपका अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। अब इससे अगर आगे की हम बात करें, तो इसी के जस्ट बाद आप देखिएगा उन्नाव के जस्ट बगल में ऊपर ये लखनऊ है, लखनऊ से बगल में यहां से अगर हम बात करें, इसके याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, आप इतनी आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। यहां पे अगर हम दूसरे जनपद की बात करें, तो यहां है आपका रायबरेली। तो रायबरेली की अगर हम बात करें, तो रायबरेली में है आपका समस्तपुर पश्चिमी विहार। अब देखिए, अब अगर हम चीजें तैयार करने की कोशिश करें, कैसे ये तैयार करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक डॉट आपके मैप में ऑलरेडी बीचों बीच में दिया है मैप के, तो वो आपका राजधानी क्षेत्र लखनऊ है। अब लखनऊ के आसपास के जनपद आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे कि यहाँ पे रायबरेली है, ये आपका ये रायबरेली है, ये लखनऊ से नीचे उन्नाव है, उन्नाव के बगल में कानपुर है, फिर कानपुर देहात है। कानपुर से देखिएगा उन्नाव और कानपुर के क्षेत्र से कुछ जो है टच किया हुआ क्षेत्र, क्योंकि कन्नौज का जो क्षेत्र है वो उन्नाव से भी टच करता है और वो आपका कानपुर नगर से भी टच करता है, तो इसलिए याद रखिएगा। और उससे ऊपर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ हरदोई है, यहाँ देखेंगे आप सबसे ऊपर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से अगर इस तरफ आएंगे तो सीतापुर होगा। इस तरीके से चीजें आपकी तैयार हो जाती है। अगर ये चीजें देखेंगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो यहां से देखिए आपको मैंने बताया था कन्नौज, ठीक। अब यहां से अगर हम बात करें, तो ये क्षेत्र आपका कन्नौज है, ठीक। अब कन्नौज की अगर बात करें, तो कन्नौज में आपका पश्चिमी विहार है लाख बहोसी। लाख बहोसी की अगर बात करें, देखिए ये ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, लाख बहोसी पश्चिमी विहार, ये आपका है कन्नौज। इसीलिए मैं बता रहा हूं, देखिए बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। ये जनपद की जो स्थिति है, ये आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये आपका है रायबरेली। चीजें आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से तैयार होगी। अब अगर हम इससे आगे की बात करते हैं, अब अगर यहां से हम देखिए, ये आपके जो नियरेस्ट की 3 पोजीशन थी कि लखनऊ राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास उन्नाव, रायबरेली और कन्नौज। कन्नौज की अगर बात करते हैं, देखिए अब इसी से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो आपका ये लाख बहोसी है, ये आपका सबसे बड़ा है, जबकि उन्नाव का जो पश्चिमी विहार है ये सबसे छोटा, और ये सबसे पुराना भी है। सबसे पुराना तो आपको तैयार करने का मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ठीक। अब अगर यहां से हम बात करते हैं, देखिए यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे जब हम चीजें देखेंगे, तो यहां से जब आप ये देखिए ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका आगरा, मथुरा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका अलीगढ़ पड़ेगा, अलीगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, इस तरीके से जनपद पड़ेंगे। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा आपके मैप में कुछ इस तरीके के ऐसे एक जनपद बना होगा, वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में जो है आपका, वो है आपका ओखला पश्चिमी विहार। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें बहुत ज्यादा पश्चिमी विहार नहीं तैयार करने हैं, बहुत ज्यादा अगर हम पश्चिमी विहार तैयार करने की बात करेंगे, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए ज्यादा नहीं है, आपको 7 से 8 पश्चिमी विहार तैयार करने हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर में आपका कौन सा है, ओखला पश्चिमी विहार।
अब अगर हम बात करते हैं यहां से देखेंगे, जब यहां कन्नौज से आगे बढ़ेंगे, यहां हरदोई का क्षेत्र है और हरदोई में एक जगह है सांडी, तो वहां पे है सांडी पश्चिम बिहार। आपका अगर हम बात करें तो यहां पे है आपका हरदोई। हरदोई में कौन सा है आपका सांडी पश्चिम बिहार। देखिए ये सांडी पश्चिम बिहार मैंने यहां लिखा है, ठीक। अब अगर इससे आगे की हम बात करें तो कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, ये आपका रायबरेली जनपद मैंने आपको बताया था। अब रायबरेली जनपद के बाद अगर हम बात करें तो रायबरेली जनपद से ठीक आगे अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखेंगे आपके मैप में प्रतापगढ़ जनपद होगा। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ जनपद की, तो प्रतापगढ़ जनपद में जो आपका है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां पे आपका प्रतापगढ़ आएगा नीचे की पोजीशन में। तो ये आपका है प्रतापगढ़, और इसमें कौन सा है आपका, ये है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगर सबसे नवीन पश्चिम बिहार की बात करेंगे तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, ये सबसे नवीन है। सबसे नवीन अगर इसकी बात करें तो ये कब हुआ, तो ये हुआ है 2003 में। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पे है आपका ये सांडी, मैंने पश्चिम बिहार लिख दिया, ये आपके हरदोई जनपद का था। अब हरदोई जनपद की बात हो गई। अब अगर हम यहां बात करते हैं संत कबीर नगर की, यहां पे आपका संत कबीर नगर है। और अगर संत कबीर नगर की हम बात करें, देखिए यहां पे कुछ इस तरीके की पोजीशन में कुछ लंबा लंबा ऐसे बना होगा आपका संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका बखीरा पश्चिम बिहार है। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा पश्चिम बिहार नहीं तैयार करने थे, जैसा मैंने आपको बताया 7 से 8 तैयार करने थे। तो 7 से 8 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे छोटे और सबसे पुराने की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना पश्चिम बिहार है वो आपका है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। उन्नाव जनपद है, उन्नाव जनपद में एक जगह है नवाबगंज। नवाबगंज में जो पश्चिम बिहार है वो आपका, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। और ये आपका सबसे पुराना पश्चिम बिहार है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार। अगर हम सबसे बड़े पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो वो है आपका लाख बहोसी पश्चिम बिहार, और ये आपका सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहां से देखिए बात करते हैं उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद के बाद अगर हम बात करें रायबरेली की, तो आपका रायबरेली में है आपका समस्तपुर पश्चिम बिहार। ये देखिए रायबरेली में है, उन्नाव जनपद की सीमा से टच करता है रायबरेली जनपद। और रायबरेली से जब आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार है जो आपका सबसे नवीन है। जबकि सबसे पुराना की अगर बात करें तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार उन्नाव जनपद। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में आपका है बखीरा पश्चिम बिहार। उसके अलावा ये है आपका, क्योंकि जनपद आप लोग हो सकता है भूल जाएं। अब जनपद की भी पोजीशन मैंने आपको बताई कि यहां देखिए ये आपका उन्नाव जनपद है, उन्नाव से जस्ट बगल में ये उन्नाव है, उन्नाव के बगल में कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद कानपुर देहात। अब कानपुर नगर और उन्नाव जनपद की सीमा से छूता हुआ आपका कन्नौज है। और कन्नौज से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरफ आपका यहाँ हरदोई होगा, और यहाँ अगर देखेंगे तो इस तरफ आपका सीतापुर होगा। सीतापुर से ऊपर देखेंगे तो लखीमपुर खीरी होगा। जनपद की पोजीशन अगर एग्जैक्ट आपको याद करनी है तो केवल आप मैप को देखते रहिए और एक बार मनन करते रहिए, आपको चीजें तैयार हो जाएंगी। अब ये थे आपके प्रमुख पश्चिम बिहार। इसमें बहुत ज्यादा नहीं तैयार करना है क्योंकि जो सबसे परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक आपका ये है, और सबसे पुराना अगर देखें तो ये, और सबसे नवीन आपका ये। लगभग 7 पश्चिम बिहार, टोटल 11 पश्चिम बिहार थे, और 11 पश्चिम बिहार में 4 पश्चिम बिहार अब वन्य जीव में चेंज किए जा चुके हैं, वन्य जीव बिहार में चेंज किए जा चुके हैं। तो ये प्रमुख रूप से आपके पश्चिम बिहार थे। अब बात करते हैं वन्य जीव बिहार की। तो वन्य जीव बिहार की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों टॉपिक आज मैं डिस्कस कर दे रहा हूं,
वन्य जीव विहार भी आपको बहुत नहीं तैयार करने हैं, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंट हैं। इसकी दृष्टि से अगर हम देखें, देखिए अब अगर हम सबसे पहली बात करें तो जो आपका वन्य जीव विहार है, वन्य जीवों के बारे में अगर हम बात करें तो वन्य जीवों का जो संरक्षण होता है, ये आपका जो करता है वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण विभाग करता है। और अगर इसकी बात करें तो इसका जो वन्यजीव संरक्षण विभाग है, ठीक है, इसका वन्यजीव संरक्षण वन्य जीवों को संरक्षण की जो देखभाल होती है कैसे होती है, क्या होती है, तो ये देखभाल वन्यजीव संरक्षण बोर्ड होती है। ये कौन है? ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड, ये भारतीय वन्यजीव है। और अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब अगर देखिए ये आपके वन्यजीव संरक्षण की बात है, क्योंकि जब वन्य जीवों की बात होगी तो उनके संरक्षण की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब इनके जीवों के संरक्षण की बात ये इंपॉर्टेंट होती है तो जीवों का संरक्षण कौन करता है? तो वो आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड करता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड करता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो आपके देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय इस समय की अगर हम बात करें तो माननीय मोदी जी। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो वन्यजीव अधिनियम की बात करें तो ये कब आया आपका? ये आया आपका 1972। हालांकि इसको कुछ जगह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है और ओरिजिनल में ये वन्यजीव अधिनियम है। ये कब आया था? आपको ये परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखिएगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वन्यजीव अधिनियम कब आया, तो ये आपका 1972 में आया। और एक चीज याद रखिएगा, अब अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पे पहले जो इसमें कानून था, इसमें आपका 5 से 7,000 रुपए तक का जुर्माना था और 3 वर्ष की जेल या कारावास कह लीजिए। तो पहले ये था, लेकिन जब 2002 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें जो 6 अनुसूची बनाई गई, इनमें जब संशोधन हुआ तो इसमें जो सबसे अंतिम जो संशोधन हुआ था उसके बाद जब हुआ तो इसमें आपको 10,000 रुपए जुर्माना और 10 वर्ष सश्रम कारावास। और एक चीज याद रखिएगा, ये बिना जमानत, मतलब 10 वर्ष आपकी जमानत हो ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। मतलब यदि आपने किसी भी पेड़ पौधे को बिना किसी सरकारी अनुमति के अगर उसको आपने नुकसान पहुंचाया है और किसी ने आपकी शिकायत की है, अगर सरकार ने उस पर एक्शन लिया और आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया तो आपके ऊपर ये मिलेगा, ये आपको सजा के रूप में जुर्माना देना होगा 10,000 रुपए का और सश्रम कारावास, 10,000 रुपए प्लस 10 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। और साथ ही साथ ये गैर जमानती होगा, मतलब इसमें आपकी जमानत नहीं होगी। ये बात थी आपके वन्यजीव विहार की, क्योंकि वन्यजीव विहार के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसके पूर्व में हमें पहले अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा की दृष्टि से। और ये बहुत पूछा जाता है कि वन्यजीव अधिनियम कब आया या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वो आप 1972 होगा। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार। हालांकि अगर पूरे भारत देश की बात करें तो भारत देश में बहुत वन्यजीव विहार हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की केवल हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे पहले तो वही पुरानी चीज की हम लोग अपना मैप ड्रॉ करेंगे। इसका मैप कुछ बड़ा बनाएंगे क्योंकि चीजें ज्यादा होंगी।
दो चीजें याद रखिएगा, जो भी आपकी ये इस तरीके की जनपद हैं, एक तो आपका ये ललितपुर है और ये आपका सोनभद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ललितपुर जो आपका आता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका कुछ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये आपका सहारनपुर है जो आपकी ऊपर हिमाचल प्रदेश से भी टच करता है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम यहां बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी बात करें वो हम यहाँ पे, आपको याद होगा कि जब मैंने आपके सबसे पूर्वी जनपद बताया था, पूर्वी पश्चिमी आपका उत्तरी और दक्षिणी जनपद बताया था, ये आपका सोनभद्र था आपका, और यहाँ पे आपका बलिया था। तो अगर हम बात करें, देखिए वाराणसी के बगल में, क्योंकि यहाँ पे वाराणसी है और वाराणसी के बगल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है आपका यहाँ है आपका वाराणसी के बगल में चंदौली जनपद। चंदौली की अगर हम बात करें, ये देखिए आपका चंदौली है। देखिए मैं सबसे पुराने से सबसे नए की ओर आपको बताऊंगा कि सबसे नवीन कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। तो जब स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो वो हम सबसे पुराने जनपद से करते हैं कि हमारा सबसे पुराना है वो जो है चंद्रप्रभा। ये है आपका सबसे पुराना। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपका सबसे पुराना है, और अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए ये है आपका सबसे पुराना। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो ये आपका देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर कोई पूछता है कि आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना है और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1957 में हुई है। ये 1957 में इसकी स्थापना हुई है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लखीमपुर खीरी की लोकेशन है ये, क्योंकि बड़ा सा यहाँ पे होगा। आप अपने सभी लोग अपने मैप में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें, ये आपका लखीमपुर खीरी है कुछ। अब लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी में आपका किशनपुर, ये आपका लखीमपुर खीरी। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत चीजें होंगी, बहुत ज्यादा चीजें होंगी, तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ लखीमपुर खीरी की लोकेशन इसलिए होती है क्योंकि लखीमपुर खीरी से अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी के बाद ही यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ सीतापुर जनपद है। तो सीतापुर जनपद और लखीमपुर खीरी की बहुत विशेष बातें होती हैं, तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका चंद्रप्रभा ये सबसे पुराना है आपका, और सबसे नवीन की जब बात आएगी तो वो हम सबसे बाद में बताएंगे, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको नोट करनी है। अब बात करते हैं आपके थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर जो आपका पश्चिमी बिहार है वो है आपका, यहाँ पे देखेंगे लंबा सा, आप देखेंगे इस जगह पे ऐसा कुछ इस तरीके से बना होगा, ये है आपका बहराइच, ये बहराइच है। इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका, ये कतरनिया घाट पश्चिमी बिहार है, सॉरी वन्यजीव। ठीक, ये है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। अब देखिए ये बहराइच कुछ इस तरीके से बना है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सेम चीज नहीं हो सकती, बट यहां से देखिएगा लंबा लंबा आपका बना हुआ है, तो वो आपके मैप में आप लोग क्लियर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ है आपका चित्रकूट जनपद, और चित्रकूट जनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी लोग, यहाँ आपका चित्रकूट जनपद है। और चित्रकूट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका है रानीघाट।
ठीक, अब देखिएगा यहां आपको मैंने आपको बताया था सबसे पुराना आपका जो है वो, ये अभ्यारण्य समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये चीज हो गई, ये मैंने आपको बताया था कि ये याद रखिएगा, ये आपका ललितपुर है, ये आपका सोनभद्र है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप अक्सर देखेंगे कि मैप में सबसे अलग शो करता है, क्योंकि ये चीजें सबसे अलग ही हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए अगर हम बात करें तो जो चीजें होती हैं उसमें दो चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपके हिसाब से तो ये देखिए ये है आपका ललितपुर। अब अगर ललितपुर की हम बात करें तो यहां पे देखिएगा ये ललितपुर है, और ललितपुर में कौन सा है आपका, ललितपुर में आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए एक चीज है, अब अगर हम यहां से आगे बढ़े तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे है आपका इटावा जनपद। यहां से जब झांसी से ऊपर बढ़ेंगे तो यहां आपका इटावा है, इटावा से कुछ क्षेत्र आगे यहां मथुरा होगा, और यहां आगरा और मथुरा होगा। ठीक है, फिर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां हम बात करेंगे इटावा की, तो इटावा की अगर हम बात करें तो इटावा में है आपका चंबल। ये आपका इटावा में आपका चंबल है। अब चंबल के बाद अगर हम बात करें, देखिए यहां पे अगर हम आते हैं आपका वाराणसी। वाराणसी की अगर हम बात करें, यहां देखिएगा यहां है आपका वाराणसी में आपका अब देखिए, अब ये परीक्षा की दृष्टि से जो आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाराणसी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, वाराणसी में लोग ऐसे हिट कर देते हैं। तो वाराणसी में अगर हम बात करें तो वो है आपका कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए यहां से मैंने आपको बताया था, यहां जब ऊपर की सीमा देखेंगे तो यहां है आपका एक मेरठ जनपद। मेरठ की अगर हम बात करें, यहां ये आपका मेरठ, मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो मेरठ में दो चीजें हैं आपकी। मेरठ में सबसे पहले तो आपका हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है आपका, हस्तिनापुर आपका लगभग 5 जनपद में है। अब 5 जनपद की अगर हम बात करें तो आप लोग देखिएगा दो चीजें हैं, 5 जनपद में आपका हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर में लगभग 5 जनपद का विस्तार है। तो 5 जनपदों में जो प्रमुख रूप से है उसमें आपका यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका मेरठ है। मेरठ के बाद अगर इधर ऊपर की ओर बात करेंगे तो यहाँ ऊपर हापुड़ है, यहाँ गाजियाबाद है। इस तरीके से 5 जनपद में इसका विस्तार है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमरोहा जनपद में है, तो अमरोहा जनपद में भी इसका विस्तार बहुत अधिक रूप से है, अत्यधिक रूप से अमरोहा में भी है। तो ये चीज मिस मत करिएगा। तो ये बात करेंगे, ये आपका हस्तिनापुर जो है ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जबकि बात करें ललितपुर का महावीर स्वामी, ये आपका सबसे छोटा है। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य में ही आपका एक समान वन्यजीव विहारण है। ठीक है, वो आपका इटावा जनपद के पास में मैनपुरी एक जगह है, वो पहले पक्षी विहार हुआ करता था जिसे बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया। तो वो आपका यहाँ पे इटावा के पास एक जगह है मैनपुरी, मैनपुरी जगह है। मैनपुरी जगह में ये सब चीजें हैं। तो ये चीजें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो रही हैं। अब मैनपुरी जनपद की अगर हम बात करें तो मैनपुरी जनपद में है आपका समान वन्यजीव
अभ्यारण्य ये आपका मैनपुरी में है, जिसे जो ये पहले पक्षी विहार था, पूर्व में ये पक्षी विहार था और बाद में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे एटा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ अगर एटा की बात करें, यहाँ एटा है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और एटा में था आपका पटना, ये जनपद है एटा। एटा में आपका पटना पक्षी विहार था, जिसे बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया गया था। ये प्रमुख रूप से आपके पक्षी विहार जो थे, एक तो ये और एक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये पूर्व में छोटे और बड़े की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो रहे थे, तो वहां पे ये चीजें परिवर्तित की गई थी। अब इन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जा चुका है। और इटावा, एक चीज याद रखिएगा, इटावा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इटावा में ही आपको याद होगा कि आपके देश में और उत्तर प्रदेश में पहली प्रथम लॉयन सफारी, सबसे पहली लॉयन सफारी जो आपकी खोली गई थी वो आपके इटावा जनपद में खोली गई थी। तो इटावा जरूर याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि हमारी परीक्षा को देखते हुए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इटावा जनपद की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपकी जो है सबसे पहली लॉयन सफारी भी ओपन की गई थी। अभी करंट की न्यूज अगर हम देखें तो इटावा में जो प्रमुख रूप से जब 2 शेर लाए गए थे, तो उसमें एक जो शेरनी थी उसका निधन हुआ था। ये प्रमुखता से सबसे बड़ी उस समय की खबर थी, क्योंकि वो आपके जब लॉयन सफारी माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उस समय जो 2 शेरों का जोड़ा आया था, उसमें जो शेरनी थी, हालांकि वो कुछ समय तक कोविड से भी पीड़ित रही थी, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट होती है इटावा। ठीक, अब इटावा की अगर हम बात करें, उसके बाद अब हम बात करते हैं यहीं से, देखिएगा तीन चीजें अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहली बात तो इसके साथ अगर हम बात करें तो वो है आपके प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके 3 प्राणी उद्यान हैं। तीन प्राणी उद्यान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर प्राणी उद्यान की हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले अगर प्राणी उद्यान की बात करें तो वो आपका है यहां पे कानपुर। कानपुर में है आपका कानपुर जूलॉजिकल पार्क। ये याद रखिएगा, मैं 3 प्राणी उद्यान जो आपके उत्तर प्रदेश में हैं, हालांकि पहले 2 थे और तीसरा अभी नवीन जो बना हुआ है, तो उसकी भी बात करूंगा। अब कानपुर के बाद अगर हम बात करें, दूसरी आपकी यहां पे है लखनऊ। जो आपका ब्लैक आपके जो आप मैप है, मैप में आपके ब्लैक डॉट होगा, ब्लैक डॉट जो राजधानी क्षेत्र है, अगर आप उसमें देखेंगे वो है आपका यहां पे लखनऊ की अगर हम बात करें तो वाजिद अली प्राणी उद्यान, ये है आपका लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए तो लखनऊ में आपका वाजिद अली प्राणी उद्यान, ये आपके देखिए ये सबसे पुराने थे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका गोरखपुर जनपद, तो गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अगर इसकी हम बात करें तो अशफाक उल्लाह खान, ये सबसे नवीन है आपका। ये आपकी चीज है। अब देखिए ये आपके साथ साथ देखिए वन्यजीव विहार भी हो गए। हालांकि वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिएगा आपका ये आपका सोनभद्र और मिर्जापुर की जो सीमा है, यहां पे आपका एक है, वो है आपका कैमूर।
लेकिन ये स्पेशली किसी एक जनपद में नहीं है, ना ही ये सोनभद्र में है और ना ही ये आपका मिर्जापुर में है। ये सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में है, मतलब मिर्जापुर ये है आपका। अगर हम सबसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपकी बात की थी, सबसे पहले पश्चिम बिहार की, जो आपके 7 उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार थे उनकी मैंने बात की। उसके बाद आपके जीव विहार की बात की। जीव विहार से रिलेटेड जो आपका जीव विहार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, वो किसके द्वारा उसका सर्वेक्षण होता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, किसकी देखरेख में होता है, वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपके लगभग 10 से 11 जो भी आपके प्रमुख उत्तर प्रदेश की दृष्टि से प्रमुख वन्य जीव विहार केंद्र थे, अभ्यारण्य केंद्र थे, उनकी मैंने बात की। अब उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए 2 चीजें थी। एक आपका पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये पहले जो पश्चिम बिहार थे पूर्व में, जिनको बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य में चेंज किया गया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहीं पे आपका बात करें, यहाँ पे बलिया डिस्ट्रिक्ट थी, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 2 मैंने आपको बताया और यहाँ पे एक चीज है क्योंकि उसका नाम भी बदल दिया गया था। तो बलिया में जो आपका है, ये आपका बलिया है। देखिए बलिया की बात करें तो हम यहां लिख रहे हैं सबसे ऊपर, बलिया की अगर हम बात करें, एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी को पहले सुराहा ताल के नाम से जानते थे, सुराहा ताल के नाम से जानते थे। ये आपके हैं बलिया में। बलिया की लोकेशन देखिए मैंने ये बताई आपको, ये बलिया है आपका, और बलिया में ही आपका सुराहा ताल था, जिसका नाम बदल के बाद में जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार कर दिया गया था। तो ये आपके 3 प्रमुख रूप से जो चेंज हुए थे। अब देखिए ये चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें आपके प्राणी उद्यान की, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान थे। 3 प्राणी उद्यान के साथ मैंने आपको बताया कि आपके उत्तर प्रदेश में एकमात्र लायन सफारी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आपके अखिलेश यादव जी के द्वारा हुआ था, और वो आपकी है इटावा जनपद में। इटावा जनपद में आपका, आप याद रखिएगा कि चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र भी है। उसके अलावा आपकी मैनपुरी की बात करते हैं तो मैनपुरी में भी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, मैनपुरी में समान वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव विहार भी बोलते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए हस्तिनापुर की बात करते हैं, मेरठ, इसका विस्तार लगभग 5 जनपद में है। तो 5 जनपद में आपका गौतम बुद्ध कह रहा हूं, सॉरी, सबसे पहले आपका गाजियाबाद, फिर हापुड़, हापुड़ के बाद अमरोहा, अमरोहा से नीचे कुछ जनपद में इसका विस्तार है, और थोड़ा सा कुछ ये भाग इसका जो टच करता है वो अलीगढ़ में टच करता है। तो इसलिए 5 जनपद में इसका विस्तार है। और हस्तिनापुर याद रखिएगा, एक हस्तिनापुर और एक ललितपुर का महावीर स्वामी, महावीर स्वामी आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार केंद्र है, और दूसरा हस्तिनापुर आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र है। अब ये बात थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके 3 प्रमुख प्राणी उद्यान की, जिसमें 2 आपके पूर्व में सबसे पुराने थे, और उन 2 में आपका एक कानपुर का जूलॉजिकल पार्क और दूसरा आपका वाजिद अली, जो आपके लखनऊ में, लखनऊ के सबसे पॉश इलाके, राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित है ये आपका। और कानपुर का जो चिड़ियाघर है वो आपका नवाबगंज क्षेत्र में स्थित है। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा आपके गोरखपुर के प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो वो भी आपके करंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो अब उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान की बात करें तो आपके 3 प्राणी उद्यान है। देखिए ये आपके प्राणी उद्यान की बात हो गई। अब 2 चीजें यहां से, अगर हम यहां से 2 बातें करें तो सबसे पहले देखिए 2 बात करते हैं। अब ये चीज हो गई। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके टाइगर रिजर्व, ठीक, टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो आपके देखिए उत्तर प्रदेश की अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके टाइगर रिजर्व आपके 2 हैं। क्योंकि बहुत लोगों को जो याद है वो आपका दुधवा तो याद है, लेकिन अगर क्योंकि इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, यहां बात करते हैं हम। देखिए मैंने यहां आपको बताया था
यहाँ आपका खीरी है, लखीमपुर खीरी। तो यहाँ अगर खीरी की बात करें, इसे लखीमपुर भी बोलते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका है टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ये आपका सबसे पुराना है और ये आपका 1987-88 में आपका बनाया गया था। जबकि बात करें यहाँ जब पीलीभीत जनपद है, पीलीभीत जो है आपका दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और पीलीभीत की लोकेशन कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। तो पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ मैप में शो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आगे है। तो अगर बात करें तो सबसे नवीन देखिए ये 87-88 का आपका है, 1987 एंड 88। बट पीलीभीत में जो आपका है ये भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। तो अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यूपी में आपके 2 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, उसमें दूसरा आपका ये रिसेंटली है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे नवीन है, 2014 में ये बनाया गया था। तो 2014 की बात है इसलिए इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एक नहीं अब दो आपके टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए आपके लगभग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैंने आपकी उत्तर प्रदेश की जो मृदा है इसके बारे में आपको नहीं बताया और प्रमुख फसलें। तो इसकी अगर बात करते हैं, देखिए ये चीजें उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखिए मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो यूपी स्पेशल में वो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर इन चीजों की बात करें तो मृदा और प्रमुख फसलें ये सब आपका जो है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनजातियां, देखिए ये चीजें आपके ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड हैं क्योंकि जो जनजातियां भी हैं वो भी आपका ज्यादातर आपके तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और तराई क्षेत्रों के अलावा जो प्रमुख फसलें हैं, मृदा है, किस प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सब चीजें आपके ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है। इसलिए वो आपको ग्रामीण परिवेश के लिए उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे द्वारा आपको उत्तर प्रदेश से प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की जितनी भी जानकारी हो सकती है वो प्रदान की जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो अंतिम टॉपिक छूट रहा है वो है हमारा परिवहन। परिवहन हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें रेल, सड़क, वायु जो भी होगा और प्रमुख हवाई अड्डे, आपके जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए इतना आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया। अब इसके अलावा एक स्पेशल जानकारी ले लीजिए। सबसे अंतिम पॉइंट है, देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में लगभग अगर बात करें वन्यजीव विहार तो लगभग 17 से 18 है, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसका नाम लगभग आप सभी लोगों ने सुना होगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? ये IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये आपका IUCN है। IUCN रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक का जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? वो IUCN के द्वारा जारी किए जाते हैं और IUCN के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब अगर बात करते हैं IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN का जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में।
ये है। अब रेड डाटा बुक की बात करते हैं। रेड डाटा बुक में होता क्या है, तो हमारा रेड डाटा बुक उन जीवों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो हमारे सबसे विलुप्त प्राय है, मतलब जो जीव सबसे अंतिम बार कब देखा गया, कहां देखा गया, किस क्षेत्र में देखा गया, इन सब की जो जानकारी, इन सब का जो डाटा होता है वो रेड डाटा बुक में होता है। और ये चीजें हमें रेड डाटा बुक में ही मिलती हैं। जैसे कोई जीव अगर विलुप्त हो रहा है तो कहां पे सबसे अंतिम बार देखा गया, तो ये चीज होती है। अब बात करें अगर रेड डाटा बुक की, तो रेड डाटा बुक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में कि सबसे पहले रेड डाटा बुक का जो डाटा है वो कब जारी किया गया, तो वो है आपका 1 जनवरी 1972। ये याद रखिएगा, सबसे अंतिम चीज थी, ये चीज बताना आपको चाह रहा था क्योंकि ये चीज परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है रेड डाटा बुक। क्योंकि जब बात वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार केंद्रों की होती है तो कभी कभी रेड डाटा बुक से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को, ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल की लगभग चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मन में डाउट है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म की जानकारी है, उस पर आप अपनी क्वेरीज शो कर सकते हैं और हमारे द्वारा शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेरी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, उसका सोल्यूशन आप सभी को दिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अंतिम टॉपिक है हमारा आपका परिवहन, तो परिवहन के बारे में सबसे अंतिम में आपको जानकारी दे दी जाएगी। परिवहन ये सबसे हमारा अंतिम टॉपिक होगा और इसी के साथ हमारा यूपी लगभग पूर्ण होगा, क्योंकि 3 चीजें जो आपको मैंने बताई वो चीजें आपके ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, इसलिए वो चीजें आपको अलग से पढ़नी होंगी। और उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में जितनी भी जानकारी अधिकतर होगी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी वो सभी आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास को बारे में आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको कैसी लगी आज की क्लास, और स्पेशली आंकड़ों की जरूर जानकारी करते रहिएगा, क्योंकि जो परीक्षा के बारे में आपका जो स्टैटिकल डाटा है वो चीज जरूर याद रखिएगा कि कब कौन सी चीज क्लियर हो रही है, मतलब डेट और साल, मतलब ईयर आपका जो है वो जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि अब जो परीक्षा का पैटर्न है वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और थोड़ी सी अपनी तैयारी को स्मार्ट करिए। हालांकि मेरे द्वारा जितनी भी कोशिश होती है कि मैं आपको सभी आंकड़े उपलब्ध करवा दूं, तो ये चीजें होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं परिवहन की। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और स्पेशली उन छात्रों तक जरूर पहुंचाइए जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपकी जो पेट की परीक्षा प्रस्तावित है 19 सितंबर को, तो इसकी भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपी स्पेशल की सीरीज से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।